नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सितंबर माह का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक इंटरनेशनल जो हमारा फोकस होता है उससे संबंधित जो G20 की मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित उसको ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, और जिसका लिंक जो है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन में चिपका रखा है कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां आपके लिए हम डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स होती हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। साथ में हम टेलीग्राम पर कुछ मोटिवेशनल पोस्ट जो होती हैं वो शेयर कर देते हैं, जो कि आपके लिए एक एनर्जी का काम करती हैं और आपका जो स्टडी है वो एनहांस होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सितंबर माह के इंटरनेशनल जो रिलेशंस की जो हमारी न्यूज होती है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना है, आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए कोई भी स्टडी मटेरियल मजाक नहीं है। और दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूं कंटेंट के ऊपर, ताकि आप ना सिर्फ पढ़ें इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ें। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी उलूल जुलूल चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन कोशिश करूंगा, मैं एक अभ्यर्थी हूं तो मैं चीजें क्या करता हूं कि छान देता हूं आपके लिए, जैसे जो फिल्टर कर देता हूं, खराब चीजें हटा देता हूं और अच्छी चीजें आपके लिए लेकर आता हूं। तो ये वीडियो कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जुड़े रहिएगा, अंत तक विस्तार से वीडियो देखिए। आइए पहली जो न्यूज है हमारी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहली न्यूज है 43वां शिखर सम्मेलन हुआ आसियान का, और इसी के साथ जोड़कर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किया जाता है, जिसकी 18वीं मीटिंग इसी सम्मेलन के अंदर आयोजित की गई। तो आइए इन दोनों सम्मेलनों को के ऊपर पूरी विस्तार से बात करते हैं, और आसियान के बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आइए 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित हुआ, इसी के बारे में बात करते हैं। 5 से 7 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ, कहां पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में। और इस आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ओबीएस है कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष जहां पर आयोजित होता है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो आसियान के 43वें सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। इस सम्मेलन की मुख्य थीम जो विषय होती है वो थी आसियान मैटर्स इपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। तो इस थीम को आप लोग याद रखना है, इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम के अंदर पूछ ली जा सकती है। अब दोस्तों, आसियान के जो नाम है आसियान का, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो भी देश है उनका एक ग्रुप है जिसको आसियान नाम दिया जाता है। इसमें कुल 10 सदस्य राष्ट्र अभी तक है। आसियान की स्थापना दोस्तों 1967 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। अब आसियान के जो 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई सदस्य राष्ट्र हैं उनकी बात करें तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस इस समूह के 10 सदस्य हैं, जिनका एक ग्राफ यहां पर भी दिया हुआ है। ये आप देख लेना, ये मुझे फिर से पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आइए इस सम्मेलन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सम्मेलन में आगे निकलकर क्या आता है। तो दोस्तों, इस सम्मेलन के अंदर एक जो महत्वपूर्ण बात आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने लायक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आसियान से कोई क्वेश्चन आता है तो ये कंटेंट, ये फैक्ट आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, तिमोर लेस्ते एक देश है। तिमोर लेस्ते को 11वें सदस्य के रूप में, यानी कि ये नया सदस्य होगा आसियान का, इसको आसियान समूह में शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है इस सम्मेलन के दौरान। हालांकि दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, लेकिन ये क्या है? डायलॉग पार्टनर है, वार्ता भागीदार है। अब ये दोस्तों आसियान के साथ एक अलग से मीटिंग करता है इस नाते कि ये इसका डायलॉग पार्टनर है, और आसियान प्लस भारत नाम से एक शिखर बैठक आयोजित की जाती है जब आसियान का शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। अब दोस्तों, आसियान के साथ विश्व की अन्य जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको कनेक्ट करने के लिए
पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की शुरुआत आसियान के अंदर हुई कब? 2005 में। तो याद रखिएगा कि पूर्वी एशियाई जो शिखर सम्मेलन है वो इसलिए किया जाता है कि आसियान के साथ जो विश्व के अन्य इकोनॉमीज हैं उनको कनेक्ट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया कब? आसियान के 43वें सम्मेलन के साथ ही 18वें पूर्वी एशिया के शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में ही 7 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। अब आसियान मेंबर कंट्रीज का एक मैप आपके लिए यहां पर दे दिया गया है। लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। साउथ ईस्ट एशिया का ये मैप है, यानी कि भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आप जब देखेंगे, पूर्वी हिस्से में, सॉरी, एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में और भारत के पूर्वी हिस्से में जब देखेंगे तो आपको ये भारत के पूरे नेबर कंट्रीज दिखाई देंगे। पूरे नेबर नहीं है, म्यांमार ही आता है भारत का नेबर, लेकिन इसमें अन्य जो भारत के नेबर की तरह दिखते हैं, क्योंकि भारत ने अपने लुकिस्ट पॉलिसी के अंतर्गत इनसे एक नेबर की तरह ही रिश्ता मेंटेन किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, इतना आसियान कंट्रीज और आसियान के बारे में, सम्मेलन के बारे में इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब आप सोचेंगे सिर्फ इतना ही सम्मेलन में हुआ होगा? जी हाँ, सम्मेलन में तो हुआ बहुत कुछ, लेकिन जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इतना ही था। तो आप लोग इतना याद रखेंगे। ये वाला फैक्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तिमोर लेस्ते वाला, जो कि 11वें सदस्य के रूप में आसियान की मेंबर कंट्रीज में शामिल हो चुका है। ठीक है, तो आइए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे में हुए हैं राष्ट्रपति चुनाव, और जिम्बाब्वे कहां पर है? बहुत सारे लोगों को जिम्बाब्वे पता ही नहीं है कहां पर है। तो जिम्बाब्वे दोस्तों अफ्रीका के अंदर एक राष्ट्र है, और अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में जब आप देखेंगे तो आपको जिम्बाब्वे यहां पर दिखेगा। जिम्बाब्वे यहां पर देख रहे हैं, ये पूरा अफ्रीका का साउथ का मैप है। अफ्रीका के साउदर्न पार्ट का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट का ये मैप है, जहां पर आपको जिम्बाब्वे कंट्री के रूप में दिख रहा है। यहाँ पर मेडागास्कर, और ये पूरे जो हमने ग्लोब का एक पिक्चर ली है इसीलिए कि आपको समझ आए। तो ये अफ्रीका है, वो यूरोप वाला हिस्सा, तो अफ्रीका के यहाँ देख रहे हैं साउदर्न पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर पड़ता है जिम्बाब्वे, जिसकी सीमाएं दोस्तों मोजाम्बिक, जाम्बिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से लगती हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप जिम्बाब्वे का मैप याद रखें। जिम्बाब्वे की सीमाएं किन किन राष्ट्रों के साथ लगती हैं? तो जाम्बिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना। जाम्बिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति चुनाव हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक महोदय की पिक्चर दिख रही है, किसकी है आपको समझ में आ जाएगा। तो जिम्बाब्वे के दोस्तों राष्ट्रपति एमरसन मनागांगवा को 26 अगस्त 2023 को दूसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। तो आपको समझ में आ गया ये कौन है? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं एमरसन मनागांगवा। ठीक है, इनको सेकंड इनिंग के लिए चुन लिया गया है। अब ये दोबारा राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन अंतिम बार ये राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं। एमरसन मनागांगवा ने राष्ट्रपति चुनाव में किसको हराया? नेल्सन चामिसा को। तो याद रखना कि एमरसन मनागांगवा के प्रतिद्वंदी पार्टी के जो मुख्य नेता थे नेल्सन चामिसा, तो इनको एमरसन मनागांगवा ने हरा करके जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। थोड़ी सी जिम्बाब्वे के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों जिम्बाब्वे की आबादी है 16 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख के आसपास, और ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये मैंने पहले ही आपको यहाँ पर मैप डिस्कस करते हुए बता दिया। दोस्तों जिम्बाब्वे आधिकारिक तौर पर जिम्बाब्वे गणराज्य, जिसे पहले दक्षिण रोडेशिया यानी कि रोडेशिया गणराज्य और जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके कई नाम हैं, याद रखिएगा। पहले इसको जाना जाता है, लेकिन अभी इसको जिम्बाब्वे बोलते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच एक स्थल रुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमाएं किसी भी तरह से समुद्र से नहीं लगती हैं, इतना याद रहना चाहिए। दोस्तों ये जो फैक्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो जिम्बाब्वे है वो किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच है कौन? जिम्बाब्वे राष्ट्र। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस के अंदर मेरी आवाज काफी खराब आती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी दिनों से, तकरीबन 2-3 महीनों से मेरा जो स्वास्थ्य है वो काफी खराब चल रहा है। उसके बीच भी मैं समय निकाल करके कोशिश करता हूं कि आपके लिए एक वीडियो लाया जाए। हालांकि मैं जानता हूं कि मैं बहुत पीछे इस टाइम पे वीडियो के मामले में चल रहा हूं, बाकी
यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती होंगी, मंथ के एंड में ही मिल जाती होंगी। लेकिन मेरा क्या है, प्रोसेस थोड़ा लेट इसलिए चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है। जल्दी ही कोशिश करूंगा मैं स्वास्थ्य अच्छा हो और चीजें बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप हमेशा और कंटिन्यूसली मेरे चैनल पर जुड़े रहें। चलिए जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव के बाद अगली न्यूज डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों एक और देश में राष्ट्रपति चुनाव है और यहाँ पर भारतीय मूल के व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सिंगापुर में राष्ट्रपति बने हैं, नए राष्ट्रपति हैं। कौन है? तो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, पूर्व वरिष्ठ मंत्री हैं जिनका नाम है थरमन सनमुगरत्नम। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। भारतीय मूल के हैं, यानी कि इनके कभी पूर्वज भारत से सिंगापुर गए थे। भारतीय मूल होने का मतलब यही होता है। तो थरमन सनमुगरत्नम जो है वो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। चुनाव परिणामों की घोषणा हो गई 1 सितंबर 2023 को मिडनाइट के बाद। और जो दोस्तों थरमन सनमुगरत्नम है, उनका जन्म 1957 में हुआ था सिंगापुर में ही। अब सोचिए 1957 में जब इनका जन्म हुआ, यानी कि भारत की आजादी के 8-9 साल बाद। इसका अर्थ यह है कि इनके माता पिता भारत की आजादी से पहले ही सिंगापुर में रहे होंगे, जाहिर है। दोस्तों सनमुगरत्नम ने 20 वर्षों से अधिक समय तक पीपुल्स एक्शन पार्टी, जो कि सिंगापुर की पार्टी है, वहां से जुड़े रहे। अब दोस्तों सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर दोस्तों मलेशिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक छोटा सा देश है। यहाँ पर आप मैप देख रहे हैं, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का मैप है, आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर वियतनाम आपको दिख रहा है, स्वाटली आइलैंड वगैरह दक्षिण चीन सागर में दिख रहा है, ब्रुनोई दिख रहा है, यहाँ आपको मलेशिया दिख रहा है। मलेशिया की यहाँ पर एरो 2 तरफ जा रही, तो याद रखिएगा मलेशिया एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, ठीक है। ये बोर्नियो आइलैंड है समथिंग, शायद, हाँ ये बोर्नियो आइलैंड ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मलेशिया यहाँ पर है और थोड़ा सा यहाँ पर, और इसी के साउथ पार्ट में, अब इस वाले मलेशिया के साउथ पार्ट में देखेंगे तो आपको सिंगापुर मिलेगा। और इंडोनेशिया तो काफी बड़ा क्षेत्रफल समेटे हुए दक्षिण पूर्वी एशिया का शायद सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया है, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड में विभाजित है बहुत सारा। अब जैसे इंडोनेशिया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इधर भी इंडोनेशिया है और इसके आगे भी इंडोनेशिया है। लेकिन मैप मैंने कोशिश की कि इतना ही आपके लिए दिया जाए जितने में आपको सिंगापुर की लोकेशन क्लियर हो सके, ठीक है। अब दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है सिंगापुर, समझ में आ गया आपको। यहाँ की आबादी की बात करें तो 5.7 मिलियन वाला एक जीवंत और बहुसांस्कृतिक यानी कि मल्टीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पे विविध संस्कृतियों के लोग रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पूरा सिंगापुर जो है वो सिटी ही है, यहाँ पर रूरल एरिया नहीं है, अर्बन एरिया ही है। क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल में कितना मतलब अर्बन रूरल एरिया हो सकता है, अर्बन ही होगा पूरा। सिंगापुर दोस्तों अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, उन्नत तकनीक और सख्त कानूनों और विनियमों के लिए, रेगुलेशंस के लिए जाना जाता है। अब दोस्तों सिंगापुर की लोकेशन भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दूसरे उससे करता हूं मैं, पेन ले लेता हूं। यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो मैंने वायलेट कलर की लाइन खींची, ये दोस्तों ये लाइन जो है ये जा रही है एक रूट को दर्शाती है, जो कि चाइना का एक रूट है। चाइनीज शिप्स और भी कई राष्ट्रों की, लेकिन चाइनीज इसलिए। ये दोस्तों यहाँ पर मलक्का जल संधि पड़ती है। कौन सी? मलक्का जल संधि पड़ती है, जो कि एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रोवाइड कराती है चाइनीज शिप्स के लिए। और यहां से चाइनीज जो शिप होते हैं सीधा भारत के अंडमान निकोबार सागर में एंट्री कर जाते हैं, यानी कि हिंद महासागर में एंट्री कर जाते हैं। उसके बाद यहां से यूरोप वगैरह और मिडिल ईस्ट कंट्रीज तक इनके जहाज जाते हैं। तो ये लोकेशन सिंगापुर देख रहे हैं आप, पोर्ट सिटी टाइप का दिख रहा है, इसलिए इसकी लोकेशन आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति को आप लोग याद रखेंगे, कौन है? थरमन षणमुगरत्नम। इनके बाद चलिए आइए देखते हैं और कौन सी न्यूज है अगली जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक तूफान आया, भूमध्य सागरीय तूफान है, मेडिटेरियन सी के अंदर आया एक तूफान,
जिसका नाम है डेनियल। तो डेनियल तूफान, डेनियल चक्रवात के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे। तो आया कहां? तो डेनियल चक्रवात दोस्तों भूमध्य सागर से उत्पन्न हुआ। इसके कारण कहां? लीबिया के पूर्वी हिस्से के तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर ये अफ्रीकन कंट्री है लीबिया। यहाँ पर अफ्रीका का मैप आपको दिख रहा है। अफ्रीका के उत्तर में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में आपको, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा लीबिया एक राष्ट्र दिख रहा है। ठीक, तो लीबिया को प्रभावित किया। जाहिर सी बात है कि यहां से जब कोई तूफान उठेगा तो यहां पर प्रभावित करेगा, तो इसने लीबिया के पूर्वी हिस्से को प्रभावित किया डेनियल तूफान ने। अब कुछ तटवर्ती शहर जो लीबिया के थे तो प्रभावित हुए, तो नाम उनका हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन से शहर है? डेरना, सूसा, ठीक है, डेरना, सूसा और अल बायदा। इन शहरों में भारी क्षति हुई, काफी जानमाल का नुकसान हुआ लीबिया के अंदर। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है लीबिया। अब लीबिया के जो नेबर कंट्रीज हैं वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि लीबिया की लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है अगर वो किसी भी तरह से न्यूज में साल भर रहा है। तो लीबिया के लोकेशन की बात करें तो लीबिया के पश्चिमोत्तर हिस्से में ट्यूनीशिया आता है। उसके बाद पश्चिमी हिस्से में अल्जीरिया, उसके बाद नाइजर, यहां पर नाइजर, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, और दक्षिण में चाड लगता है। लीबिया के दक्षिण में चाड, और पूरब में बात करें तो पूरब में यहां पूरा लोकेशन लीबिया की लगती है इजिप्ट के साथ। अब लीबिया के बारे में कुछ अगर जानकारी करें तो लीबिया की राजधानी है दोस्तों त्रिपोली। लीबिया की क्या राजधानी है? त्रिपोली। तो याद रखना चाहिए कि हमारी जो लीबिया की राजधानी है वो त्रिपोली है। क्षेत्रफल लीबिया का इतना है, जनसंख्या 7 मिलियन है। भाषा लीबिया के लोग अरबी यूज करते हैं। लीबिया की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 70 वर्ष है, यानी कि पुरुष यहाँ 70 वर्ष जीता है, महिला 75 वर्ष। तो महिलाओं की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पुरुषों की अपेक्षा लीबिया में अधिक है। तो दोस्तों इतना जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लीबिया की लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रहे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब दोस्तों अफ्रीका हमारे लिए काफी हाईलाइटेड रहा है इस वीडियो के अंदर। अफ्रीका का एक और देश है गैबन। गैबन के अंदर क्या हो गया? तख्ता पलट, ठीक है, तो तख्ता पलट हो गया। और ये जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वहां के, उनको क्या कर दिया जाता है? कूप कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं ये न्यूज क्या है। तो दोस्तों अफ्रीकी देश है गैबन। गैबन में सेना द्वारा क्या हुआ? तख्ता पलट हो गया। गैबन की सेना के अधिकारियों ने तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति अली बोंगो, अली बोंगो ये है, याद रहे, अली बोंगो को क्या कर दिया? नजरबंद। गैबन में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। देश के चुनाव आयोग ने नतीजों की जब घोषणा की तो राष्ट्रपति अली बोंगो लगातार तीसरी बार गैबन में हुए चुनाव में विजयी घोषित किए गए। हालांकि कुछ देर बाद ही चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए सेना ने तख्ता पलट कर दिया अली बोंगो का, और इनको गद्दी से हटा करके अली बोंगो को क्या कर दिया? नजरबंद। ठीक है, सिर्फ इतनी न्यूज थी। यहां पर दिख रहा है कि गैबन मिलिट्री ऑफिसर्स डिक्लेयर कूप। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको अफ्रीका का मैप दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजर, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, यहीं पर आपको एक छोटा सा कंट्री दिखेगा गैबन, जो कि तटवर्ती देश है इसका दक्षिणी अटलांटिक सागर का। ये दक्षिणी अटलांटिक सागर है, दक्षिणी अटलांटिक सागर है ये। ठीक है दोस्तों, ये दक्षिणी अटलांटिक सागर का, ये अफ्रीका के पश्चिम में, अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती देश है गैबन। तो यहां पर क्या हो गया? तख्ता पलट हो गया गैबन में। तो याद रखिएगा। अब गैबन की सीमाएं, तो गैबन की सीमाएं किससे लगती हैं? रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो से। ठीक है, कॉन्गो की सीमाएं यहां से लेकर के यहां तक है। और इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी ये भी एक राष्ट्र है, उसके साथ गैबन की सीमाएं लगती हैं। तो ये दो देश आपके लिए इंपॉर्टेंट
हो जाते हैं गैबन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये कैमरून भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से उसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो गैबन के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को याद रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। काफी महत्वपूर्ण न्यूज ये दोस्तों है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। वूश, वूश के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है ये? हाई स्पीड रेलवे है। कहां पर? तो ये एक देश है ना दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर, दक्षिण पूर्वी एशिया काफी आज हाईलाइटेड रहा था, तो इंडोनेशिया में हाई स्पीड रेलवे है वूश, इसी के बारे में आइए बात करते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना का शुभारंभ कर दिया है, जिसका नाम क्या है? वूश। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है, जिसका नाम क्या है? वूश। ठीक है दोस्तों, अब ये वूश प्रोजेक्ट जो है दोस्तों मुख्य रूप से क्या है? चीन द्वारा वित्त पोषित है, चीन द्वारा फाइनेंस्ड किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आगे सुनिए, ये जो परियोजना है वूश, ये चीन की जो एक महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक प्रमुख घटक है। ठीक है, तो ये भारत के लिए काफी चिंता का विषय है कि भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में, जो कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, अब तो हम एक्ट ईस्ट करने लगे हैं। 2014 जब आया, मोदी जी की गवर्नमेंट आई केंद्र के अंदर भारत में, तब से ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसके लिए हम एक नई नीति अपनाने लगे हैं, एक्ट ईस्ट। एक्ट ईस्ट यानी कि पहले क्या होता था, 2014 से पहले होता था लुक ईस्ट। लुक ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर देखो की नीति। उसके बाद 2014 के बाद थोड़ा सा दक्षिण पूर्व एशिया को लेकर के हम और ज्यादा एक्टिव हुए, तो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंतर्गत हम तेजी के साथ कनेक्ट करेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया को। ऐसा नहीं है कि दक्षिण पूर्वी एशिया को भारत ने बिल्कुल ही छोड़ रखा है। कई परियोजनाएं, आईएमटी परियोजना चल रही है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड रोड कनेक्टिविटी को लेकर के भी भारत का एक रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, और भी कई चीजें चल रही हैं। लेकिन जो चाइना का यहाँ पर प्रसार है वो भारत के लिए काफी घातक हो सकता है। तो भारत के जो जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि चीन का इस तरह से कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर अगर सफल होता है तो हमारे लिए काफी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि ये हमारे नेबर में है, बिल्कुल नेबर में है, इधर इंडिया है। अब दोस्तों, दो महत्वपूर्ण इंडोनेशियाई शहरों के बीच एक यात्रा के समय को ये परियोजना नाटकीय रूप से कम कर देगी। ये हाई स्पीड, ये बुलेट ट्रेन है, देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर इस न्यूज में इतना ही, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहां से अब हमारी न्यूज हुई समाप्त। तो आज के इंटरनेशनल सेक्शन में इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, और दोस्तों वीडियोस को जरूर देखा करिए। अगर ये किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल लगता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जरूर करें, और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसी तरह के अन्य वीडियो में, महत्वपूर्ण वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।